हेलो बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। तो आज के सेगमेंट में हमारे पास जो रनिंग टॉपिक चल रहा है वाउचेरिया रिप्रोडक्टिव, उसमें हम रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कम्प्लीटली डिस्कस कर चुके हैं। अब आज के सेगमेंट में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एक फिर हमारे पास वाउचेरिया का आ जाएगा अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या लाइफ साइकिल ऑफ वाउचेरिया। ये हमारे दो पॉइंट्स जो हैं वो यहाँ पे इससे कोरिलेटेड बच रहे हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हम यहाँ पे क्लियरली कह सकते हैं कि जो वाउचेरिया स्पीसीज है उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसमें वाउचेरिया स्पीसीज में हम कह सकते हैं एन आइसोगैमस टाइप। और एन आइसोगैमस के अलावा अगर हम यहाँ लिखें तो और भी ज़्यादा एडवांस स्ट्रेटजीज में हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं ऊगैमस। दोनों में अंतर समझ लीजिए कि एक्चुअली में ये हम शब्द यूज में कब लेते हैं। एक और यूज में लेते हैं आइसोगैमस। आइसो का मतलब सम और गैमस का मतलब हो गया युग्मक, सम युग्मकी प्रकार का। ये हो गया विषम युग्मकी प्रकार का और ये हो गया अंड युग्मकी प्रकार का। इन तीनों में अंतर क्या हुआ समझना। जब पेरेंट थैलस जो है वो कैसा होता है, गैमेटोफाइट। ध्यान देना मेरी बात को। जब पेरेंट थैलस कैसा होता है, गैमेटोफाइट, एक सबसे बड़ा रीजन। दूसरा, इस गैमेटोफाइट रीजन में यहां की सभी वेजिटेटिव सेल्स कैसी होती है, एन, और उन्हीं वेजिटेटिव सेल्स में से कुछ स्पेशल सेल जो हैं वो किस में हो जाती हैं, जर्मिनेटिव में। जो कि डेवलप करती हैं स्पोरेंजियम फॉर एसेक्सुअल एंड फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान ये जर्मिनेटिव सेल्स में रिप्रेजेंट होकर और एक तरीके से स्पोरेंजियम या गैमेटेंजियम के रूप में परिलक्षित हो जाती है। क्लियर है। तो ऐसे में इनमें कहीं पे भी मियोसिस नहीं देखने को मिलता, केवल और केवल क्या होता है, माइटोसिस। और माइटोसिस की वजह से ही तो एकल कोशिका हैप्लॉइड चलते चलते ये एसेक्सुअल में नहीं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअली तो क्या बना देती है, स्पोर, और सेक्सुअली ये क्या बना देती है, गैमीट। अब ये जो गैमीट बनते हैं इन्हें हम गैमीट का नाम दे देते हैं। हालांकि तो ये जो गैमीट्स बनते हैं अगर ये फिजियोलॉजिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली समान होते हैं और दो गैमीट या दो सेल्स आपस में फ्यूज होकर 2n कंडीशन बना लेती है जाइगोट की, तो इसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ही श्रेणी में रखेंगे। लेकिन उस प्रकार का रिप्रोडक्शन कैसा हो गया, आइसोगैमस। तो हमारे पास सबसे बड़ी समस्या यही आ रही है कि एल्गीज के ज़्यादातर जो वंश हैं वो ज़्यादातर कैसे हैं, हैप्लॉइड्स। ठीक है। तो ऐसे में इनकी कभी कभी कोई भी काई कोशिका जो है जनरेटिव में चेंज होकर और आपस में संयुग्मन करने को तैयार हो जाती है या संयुग्मित हो जाती है। तो ऐसे में उनमें आनुवंशिक पदार्थ में चेंजेज आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये फिजिकली एंड फिजियोलॉजिकली अलग अलग होंगे लेकिन उनके अंदर स्ट्रेन्स अलग होते हैं, स्ट्रेन्स। और यहाँ पे हम प्लस और माइनस स्ट्रेन्स के रूप में उन्हें परिलक्षित कर लेते हैं। प्लस को हम एक तरीके से मेल्स के रूप में और माइनस को जो है वो फीमेल गैमेट्स के रूप में मान लेते हैं। ठीक है। ये बहुत प्रगत नहीं है इसलिए केवल मान लेते हैं। हम नहीं कह सकते कि जो प्रभेद प्लस है वो मेल ही है और जो माइनस है वो फीमेल ही है, हम केवल उनको एक मान लेते हैं स्ट्रैटेजी के अनुसार। तो ऐसे में फिजिकली एंड फिजियोलॉजिकली अगर सेम है तो दीज आर आइसोगैमस। अब दूसरा, जैसे हमने प्रारंभ में भी बात करी थी, जैसे कि दो चल बीजाणुओं का संयुग्मन। ठीक है। दूसरी अगर हम बात करें तो जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स बनते हैं तो दो अलग अलग थैलस
या दो अलग अलग एक ही थैलस के दो ब्रांचेस के ऊपर विशेष प्रकार की स्पोरेंजिया, या फिर उनके अंदर जो बनने वाले स्पोर्स हैं वो फिजिकली एक दूसरे से अलग लेकिन फिजियोलॉजिकली क्या होते हैं, सेम। मतलब एक चल बीजाणु एक अचल बीजाणु, ऐसे दो स्पोर्स या दो कोशिकाओं के बीच में अगर फ्यूजन हो रहा है और जाइगोट बन रहा है तो इस प्रकार को हम बोलते हैं एन आइसोगैमस, विषम युग्मकी, अर्थात दोनों फिजियोलॉजिकली सेम थे लेकिन मॉर्फोलॉजिकली सेम नहीं थे। अब इसी गैमेटोफाइट प्लांट में कुछ विशिष्ट कोशिकाएं, नॉट सारी की सारी वेजिटेटिव, कुछ विशिष्ट कोशिकाएं विशेष प्रकार के सेक्स ऑर्गन्स, मतलब मेल सेक्स ऑर्गन इज एंथ्रीडियम, फीमेल सेक्स ऑर्गन इज उगोनियम या आर्चिगोनियम आदि का डेवलपमेंट अगर करते हैं और उनके अंदर मेल मतलब एंथ्रीडियम में एंथोजॉइड्स बनते हैं जूस्पोर्स के समान, और फीमेल सेक्स ऑर्गन उगोनियम के अंदर बनता है एक वृहद मोटा क्या बोलते हैं एग, सिंगल। तो इस प्रकार के दो, अब ये फिजिकली भी सेपरेट है एक दूसरे से, फिजियोलॉजिकली भी सेपरेट है एक दूसरे से, और जेनेटिकली भी एक दूसरे से डिस्टिंक्ट है, बिल्कुल दूरस्थ। ऐसे दो संरचनाओं में अगर अपन फ्यूजन करते हैं तो इस प्रकार का रिप्रोडक्शन कहलाता है उगैमस। बस ये अंतर आ रहा है। तो सबसे एडवांस कौन सा हो गया, उगैमस। तो अगर हम वाउचेरिया की हम बात कर रहे हैं तो वाउचेरिया के अंदर हमको उगैमस टाइप का और कुछ बेसिक स्पीसीज में एन आइसोगैमस टाइप का फर्टिलाइजेशन देखने को मिल रहा है, बस इतना सा है। तो आर्चिगोनिया एंड एंथ्रीडियम अगर बन रही है, मतलब उगोनियम एंड एंथ्रीडियम बन रहा है, इसका मतलब विशेष सेक्स ऑर्गन्स भी डेवलप हो रहे हैं, उनमें गैमेट्स भी फॉर्मेशन हो रहा है, और आफ्टर गैमेट फॉर्मेशन जो है उनके अंदर उनमें उगैमस टाइप का फर्टिलाइजेशन, ये पेरेंट थैलस। अब एक पेरेंट थैलस होता है 2n, दैट इज स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट रिप्रेजेंट बाय 2n, दैट रिप्रेजेंट बाय n। तो इस सीधी सी बात है, स्पोरोफाइट की वेजिटेटिव सेल्स भी 2n होगी और इसकी जो जनरेटिव सेल्स होंगी वो भी कैसी होंगी, 2n होंगी। लेकिन वो जर्मिनेटिव जो सेल्स हैं वो यहाँ पे कोड करती हैं स्पेशल सेक्स ऑर्गन्स, और उनके अंदर होता है अब पहली बार मियोसिस, और इस मियोसिस डिवीजन की वजह से वहाँ पे बनते हैं गैमेट। तो यहाँ पे तो सीधी सी बात है कि अगर ऐसा हो रहा है तो यहाँ पे विशेष प्रकार के सेक्स ऑर्गन्स बनेंगे ही बनेंगे, एंथ्रीडियम एंड आर्चिगोनियम, और उनके अंदर जो है वो मेल एंड फीमेल गैमेट फॉर्मेशन होगा। तो वो तो एक तरीके से एडवांस टाइप होंगे ही होंगे, उगैमस टाइप। लेकिन कुछ एग्जांपल्स हम दे देते हैं, जैसे कि स्पोरोफाइट में भी जो हम इससे बाद में पढ़ने वाले हैं एक्टोकार्पस, उसके अंदर इस विशेष प्रकार की संरचनाएं बन ही रही है, ठीक है। और वहां पे उन संरचनाओं की अगर अपन बात कर रहे हैं तो ज्यादातर जो स्पोरोफाइट कंडीशंस हैं उन स्पोरोफाइट्स के अंदर उगैमस ही होगा। लेकिन जैसे एक्टोकार्पस की हम बात कर रहे हैं तो एक्टोकार्पस में एक विशेष संरचना बन रही है केवल और केवल प्लूरिलोक्यूलर स्पोरेंजिया, और प्लूरिलोक्यूलर स्पोरेंजिया जो है वो बहुत सारे जूस्पोर्स को डेवलप कर रही है, हैप्लॉइड्स हैं, और ये जूस्पोर्स अगर आपस में फिजिकली संयुग्मन करते हैं, फ्यूजन, तो ऐसे जो जाइगोट बनेंगे वो हमारे अगर फिजिकल फिजियोलॉजिकल सेम हुए तो आइसोगैमस, फिजियोलॉजिकली सेम फिजिकली डिफरेंट हुए तो एन आइसोगैमस टाइप में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एक एग्जाम्पल के रूप में हमारे पास में आ रहा है। तो जो हम हर एग्जाम्पल में यूज में ले रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमस है, एनाइसोगैमस है या ऊगैमस है, इसका ये है डिस्क्रिप्शन, इसलिए हमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। वो एल्गीज जो हैप्लॉइड्स हैं और उनमें अगर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स डेवलप हो रहे हैं तो आप बनाएंगे ऊगैमस टाइप का, वरना वो हो सकते हैं आइसो और एनाइसो टाइप। बस इतना सा हमको जो है यहाँ पे ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हम सेक्स ऑर्गन्स में, हालांकि ये हैप्लॉइड्स हैं, लेकिन हम यहाँ पे बनाएंगे एंथ्रीडियम एंड उगोनियम, दो संरचनाएं। तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सा टाइप हो गया, उगैमस टाइप का रिप्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है। या हम कह सकते हैं कि वाउचेरिया की अधिकांश स्पीसीज जो है उनके अंदर उगैमस टाइप का फर्टिलाइजेशन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उगैमस फर्टिलाइजेशन विधि से होती है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली लिख ही दिया उगैमस फर्टिलाइजेशन। ये हटा दो, ये भी हटा दो। जननांगों की हम बात करें तो सुविकसित है,
मैक्रोस्कोपिक तो कह सकते हैं क्योंकि आंखों से दिख तो जाते हैं लेकिन पर्याप्त नहीं है, कारा जितने बड़े नहीं होते, लेकिन मैक्रोस्कोपिक के रूप में हम कह सकते हैं कि हाँ, हमें सुकाई के ऊपर जो है वो इसके सेक्स ऑर्गन्स दिखाई देने लग जाते हैं, ठीक है, केवल जनन काल में। और वो जनन काल भी कौन सा होता है? ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस, ठीक है। अब वही बेसिक चीज जो हम बार बार करते आ रहे हैं, वाउचोरिया की अधिकांश स्पीसीज जो है वो यहां पे कैसी हैं? मोनोइसियस, जिसको हम उभय लिंगाश्रयी बोलते हैं। अधिकांश स्पीसीज, और वो अधिकांश स्पीसीज की हम बात करें तो आप यहां पे आराम से ले सकते हैं, जैसे कि टेरिस, हमाटा, ठीक है। उसके अलावा और हम यहां पे यूज में ले सकते हैं जर्मिनेटा और सिसेलिस, पॉलीस्पर्मा, बहुत सारी हैं। GERMINATA, जर्मिनेटा, हमाटा, HAMATA, दैट इज टेरिस, TERRESTRIS। हम इन्हें इंग्लिश में ही लर्न करें, ये हमारे फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है हिंदी की तुलना में। इंग्लिश के लिए अगर मैं आपसे कहूँ तो दो चीज़ें बेटर हैं, एक फर्दर स्टडीज, और उससे बड़ी चीज अगर आपसे कहें तो वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है। इंग्लिश स्पीकिंग या इंग्लिश की टर्मिनोलॉजीज साइंस स्टूडेंट के लिए बेहद बेसिक है, ठीक है। अतः इससे दूर ना भगे। अधिकांशतः बच्चों में यह है कि बहुत ज़्यादा इंग्लिश यूज में हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आपसे अभी भी डायरेक्टली ये कह रहा हूं कि स्पीकिंग एंड वोकैबुलरी जो है वो मेरा, या प्रोनाउंसिएशन की मैं बात करूं तो वो अभी भी मैं पूरी तरीके से हिंदी में ही यूज में ले रहा हूं। हाँ, अगर वे ऑफ टंग या अगर अपन बात करें हैं लेक्चर की स्पीड की, अगर वो थोड़ा सा फास्ट जा रहा है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, इसको और थोड़ा रियलिस्टिक स्लो कर लेंगे। लेकिन एक्चुअली क्या है कि हमारे ये पेपर से थ्योरेटिकली बेस बहुत ज़्यादा है और लेंदी बहुत ज़्यादा है, मैटर ज़्यादा डिस्क्लोज करना होता है, तो इस वजह से शॉर्ट ऑफ टाइम हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो बोलनी पड़ जाती हैं। तो कई बार ये भी एक जो है क्या बोलते हैं क्वेरी हो जाती है कि स्लो बोलने में या हर चीज़ लिखने में टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है और ये बहुत ज़्यादा प्रीसियस है हमारे लिए, ठीक है। तो इस तरीके के पेंडेमिक पीरियड में हमारे लिए बेस्ट तरीका ये है कि आप लेक्चर्स लें, ठीक है। सेकेंडरी आप बुक्स प्रिफर करें, और बुक्स जो है वो आपके बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए आप यहाँ पे यूज में ले सकते हैं। एक पूरा पब्लिकेशन है, इसमें ऑथर्स के नाम की हमको ज़रूरत नहीं पड़ती, वैसे तो अग्रवाल एंड ज्योति ज्योत्सना की है, तो वो एक ऑथर्स की हमको ज़रूरत ही नहीं है, हम इसको डायरेक्टली बाई कर सकते हैं प्रेफरेंस ऑफ CBH पब्लिकेशन। और एक हमारे पास जो यहाँ पे बुक आ रही है वो है RBD, ठीक है। ये दो पब्लिकेशंस हमारे पास आ रहे हैं, तो रस्ते हो गई बुक, मतलब क्या बोलते हैं कॉलेज बुक हाउस रूप में एंड पब्लिकेशन। तो इस रूप में अगर अपन कहें तो ये जो हमारा एल्गेब्राइफाइड लाइकेंस का जो पेपर है उसमें दोनों ही बुक परफेक्ट हैं, और यही बुक हमारे कंप्लीट सिलेबस जो है उसको कवर करती हैं, तो इसमें ऐसी कोई समस्या हमारे आ नहीं रही है डायग्रामेटिकली एंड थ्योरेटिकली। उसके अलावा जैसे हम बात करें तो थोड़ी हायर बुक्स की तरफ हम चले, जैसे कि सिंह पांडे जैन, तो सिंह पांडे जैन में जैसे अगर अपन कहें तो उसको बहुत ज़्यादा जो है उसी की कॉपी है RBD, तो ये एक तरीके से सॉफ्टनेस के रूप में जो है RBD आपको
इजी गोइंग समझ में आ जाती है, और CBSE की लैंग्वेज जो है थोड़ी सी आपको मतलब एडवांस मिल जाती है, तो कई बार बच्चों को थोड़ी सी टफ लग जाती है। तो दोनों ही बुक अपने आप में कंप्लीट हैं, ठीक है। तो कोर्स के लिए आप कोई भी एक पब्लिश जो है उसकी बुक को प्रिफर कीजिए, और लेक्चर्स के साथ साथ उन बुक्स को क्या कीजिए, अपने पास रखिए, ठीक है। तो एक बार रीडिंग, देन लेक्चर, देन अगेन रीडिंग, और आपके कंसेप्ट जो हैं उसमें कहीं कोई समस्या नहीं आ रही है। रही बात इनके प्रोनाउंसिएशन की, तो इनका प्रोनाउंसिएशन जो है वो आपकी फिजिकल एबिलिटी एंड मेहनत के साथ ही एक तरीके से चमकेगा, और इसका तरीका है बार बार कॉपीज़ के अंदर लिख के उसको याद करना, रिपीट करना, और इनको एक तरीके से हम पिछले 5 साल के पेपर्स के रूप में अगर हम इन क्वेश्चंस को शॉर्ट आउट करते हैं, ठीक है, तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा एक तरीके से फेवरेबल भी हो जाएगा और एडवांस स्ट्रेटजी भी हो जाएगी समझने के लिए, क्योंकि आप लोग अभी 12th के पैटर्न से बाहर निकले हैं और यूनिवर्सिटी पैटर्न में आप आ रहे हैं। ये दोनों पैटर्न एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा पैरेलल, मतलब पैरेलल भी नहीं, एंटी पैरेलल कह सकते हैं इनको, बिल्कुल समानांतर नहीं है, दोनों एक दूसरे से अलग है। वहाँ पे छोटे क्वेश्चंस की संख्या बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे क्वेश्चंस की संख्या बहुत कम है, लेकिन क्वेश्चंस लेंदी बहुत ज़्यादा हैं। और कोर्स की हम बात करें तो शुरुआत में बता दिया था पेपर जैसे 34 मार्क्स का है, तो इसको दिमाग में कहीं मत ले लेना कि 34 नंबर है तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से क्लियर हो जाएगा। पास होने के लिए 12 नंबर ही चाहिए, 12 नंबर तो ऐसे ही आ जाते हैं। तो आपसे ये कहना है मेरा, या आपके सीनियर बच्चों से पूछना है आपका कि ये 12 नंबर कैसे आते हैं, ठीक है। तो ये 12 नंबर आसान नहीं है गेन करना, तो ये सारे की सारी चीज़ें हैं जिनको हम उनको लर्न करना है। तो कोई बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। 12th में आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो को मर्ज करके पढ़ा, यहाँ पे भी आपको सेम ही चीज़ करनी है, लेकिन बायो को आपको एक तरीके से लिबरेट कर देना है। बॉटनी एंड जूलॉजी सेपरेट सेक्शंस, केमिस्ट्री आपका सेपरेट सेक्शन, फिजिक्स जो है वो आपके है नहीं, तो ऐसे में आपके पास में सब्जेक्ट 4 की जगह अब 3 ही रह गए। तो ये बेसिक है, इन टर्म्स को इंग्लिश में ही लर्न करें, इंग्लिश में ही लिखें, और पेपर में भी इंग्लिश में ही प्रिफर करें, ठीक है। इन्हें वहाँ समझना और लिखना जो है ये काफ़ी इजी गोइंग टास्क है। शुरू में हमको टफ लग सकता है, लेकिन जब हम इसकी हैबिचुअल हो जाते हैं तब ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाता है, इजी गोइंग। तो यहाँ पे जैसे हमने कहा उभयलिंगाश्रयी, उभयलिंगाश्रयी की हम बात करें तो हमारे पास ये 2 टर्म्स हो जाती हैं, दैट इज ऑल्सो मोनोइसियस, या फिर हमें इससे क्या कह सकते हैं, बाईसेक्सुअल, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं उभयलिंगाश्रयी, ठीक है। तो बाईसेक्सुअल का मतलब एक ही थैलस पे दोनों प्रकार के सेक्स ऑर्गन्स जो हैं वो मिल रहे हैं। तो अगर हम बात करें तो वाउचेरिया की अधिकांश जातियां ऐसी ही हैं और इनके अंदर ऐसा ही पाया जाता है, बात खत्म। लेकिन वहीं अगर अपन बात करें कुछ स्पीसीज, जैसे कि कुछ स्पीसीज आर डायोइसियस, डायोइसियस की अगर अपन बात करें तो ये हो गया एक लिंगाश्रयी, जिसको हम कह सकते हैं यूनिसेक्सुअल, ये हमारी टर्म्स है, ठीक है। डायोइसियस का मतलब जिसमें सेक्स ऑर्गन धारण करने के लिए 2 थैलसों की जरूरत पड़ती है, अर्थात एक थैलस पे एक ही प्रकार, यहाँ पे एक ही थैलस पे दोनों प्रकार। तो ज़्यादातर तो ऐसी है जितनी भी हमने स्पीसीज पढ़ी। यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसे कि लिटोरिया, या हम बात कर सकते हैं डिकोटोमा, वाउचेरिया डाइकोटोमा, एंड वाउचेरिया लिटोरिया। LETO या LITO अंडरलाइन करना जरूरी है, ठीक है। तो ये कुछ स्पीसीज हैं, ये लर्न रह जाएं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लर्न रहती है तो भी कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर अपन बात बढ़ें आगे, क्योंकि कई बार न्यू टाइप के क्वेश्चंस के अंदर ये आ जाते हैं, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इन वाउचेरिया फीमेल सेक्स ऑर्गन इज नॉन एज ओगोनियम, is known as ओगोनियम।
वहीं अगर अपन बात करें मेल की, इन वाउचेरिया मेल, ठीक है, ये मेल एंड फीमेल के सिंबल्स हैं। मेल सेक्स ऑर्गन इज नॉन एज एंथ्रीडियम, उगोनियम को हम बोल सकते हैं अंडधानी, और एंथ्रीडियम को हम बोल सकते हैं पुनधानी। उगोनियम से क्या डेवलप होगा आफ्टर, अब इसमें अर्धसूत्री विभाजन की तो जरूरत नहीं है, समसूत्री होगा, क्योंकि मेन थैलस ही कैसा है, हैप्लॉइड है। तो ऐसे में अंडधानी से क्या डेवलप होगा, ओव्यूम या एग इज नॉन एज अंड, एकल, वृहद मतलब बड़ा, नॉन फ्लैजिलेट अचल। इनसे क्या डेवलप हो जाएंगे, एंथोजॉइड्स। एंथोजॉइड्स, एंथोजॉइड्स मतलब पुमणु। इतनी आवश्यक नहीं है, लेकिन एक चीज और समझ लेते हैं, जैसे कि अब जैसे कैसे उपस्थित हैं, तो अगर हम कह सकते हैं कि इनका जो डेवलपमेंट है दोनों का, बोथ डेवलप ऑन लेटरल ब्रांच। लेटरल का मतलब पार्श्व, दोनों का ही उत्पत्ति जो है वो कहां होता है, पार्श्व शाखाओं के ऊपर होती है, ठीक है। जैसे टेरेस्ट्रियस की एग्जांपल दें तो टेरेस्ट्रियस में क्या हो रहा है, ये एक शाखा, ये दूसरी शाखा, ये तीसरी शाखा, इसके सीड्स के ऊपर तो बन गई उगोनियम, ठीक है, और इसी के नीचे की तरफ की जो कोशिका है वो किस में डेवलप हो रही है, एंथ्रीडियम। ऊपर वाली किसमें, उगोनियम, और नीचे वाली किसमें, एंथ्रीडियम। उगोनियम में एक ही एग और एंथ्रीडियम में अनेक एंथोजॉइड्स। तो यहां अगर अपन बात कर रहे हैं किसकी, टेरेस्ट्रियस की, तो टेरेस्ट्रियस के अंदर एक अलग ही संरचना हमको देखने को मिली कि लेटरल ब्रांच पे डेवलप हुआ, लेकिन सीड्स के ऊपर डेवलप हो रही है आर्च, मतलब उगोनियम, और उसके नीचे की तरफ लेटरल ब्रांच जो है उसके ऊपर डेवलप हो रहा है आर्चिगोनियम, ठीक है। ये एक तरीके से सब टर्मिनल पोजीशन के ऊपर डेवलप हो रहा है। वहीं अगर अपन जर्मिनेटा की स्थिति की बात करें तो इसके ऊपर क्या हो रहा है, ये इसी के लेटरल ब्रांचेस पे, दैट इज आर्चिगोनियम, वो मतलब उगोनियम, ये भी क्या हो गई, उगोनियम, और ये इसके ऊपर जो है वो डेवलपमेंट हो गया किसका, एंथ्रीडियम का, और ये बन गया पट, ये बन गया पट, और ये बन गया पट। ये हल्का सा पैप्लिया लिए हुए होते हैं, ठीक है। इसमें अनेक एंथोजॉइड्स और इसमें केवल एक एग। तो हम कह सकते हैं जैसे जर्मिनेटा है तो उसमें एक एंथ्रीडियम के दोनों तरफ की पार्श्व शाखाओं के ऊपर दो उसको घेरे हुए आर्चिगोनिया या उगोनियम होती है। टेरेस्ट्रियस में ये पोजीशन है। वहीं अगर अपन हमाटा की बात करें तो इसको चारों तरफ से आर्चिगोनिया या उगोनियम घेरे रहती हैं, बीच में एक एंथ्रीडियम होता है। तो ये अलग अलग स्पीसीज की अलग अलग संरचना के रूप में पाई जा रही है। तो अब इन सारी संरचनाओं में हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से, एंथ्रीडियम से। पुनधानी की संरचना, पुनधानी की संरचना का डेवलपमेंट और उसमें पुंनुओं का विमोचन, ये 3 पॉइंट्स के रूप में इसको समझते हैं।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और इसमें हमारा जो पॉइंट चल रहा है दैट इज N3। एंथ्रीडियम को हम बोल सकते हैं पुनधानी, दैट इज रिप्रेजेंट एज मेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है, नर जनन अंग के रूप में वाउचेरिया में परिलक्षित हो रहा है, और इसमें हमको ज़्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल वही संरचना पार्श्व शाखा के सीड्स के ऊपर इसको बनते हुए दिखाएंगे। ठीक है, सीड्स की जो शाखा है वो हल्की सी कैसी होती है, इलोंगेटेड, वही गोलाकार, मुग्धाकार या बेलनाकार संरचना के रूप में इलोंगेटेड होगी। जैसे यहाँ पे पहले जूस्पोरेंजियम या एप्लेनोस्पोरेंजियम जो थी वो विकसित हुई थी। ये इनकी केंद्रीय शाखा, एक डायग्राम को ढंग से बना लेंगे, बाकी तो फिर वही, क्योंकि हमको यहाँ पे थैलस को नहीं केवल आर्चिगोनिया या मतलब उगोनियम या एंथ्रीडियम को समझाना है। ठीक है, तो ये हमारा नेक डायग्राम और ये दीर्घवृत्ताकार संरचना के रूप में। ठीक है, और इसके अंदर जो है वो समसूत्री विभाजन और ट्रांसपोर्टेशन मतलब ट्रांसफर की वजह से अनेक केंद्रक जो है वो हमें दिखाई दे रहे हैं, साइटोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। ठीक है, और क्रोमेटोफोर और केंद्रक जो है वो इसके अंदर धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं, इकट्ठा होते जा रहे हैं। मैच्योरिटी के दौरान क्या होगा, प्रत्येक केंद्रक जो है उसके चारों तरफ, या वही वाली बात जो हमने पहले कही थी कि या तो केंद्रक जो है समसूत्री विभाजन द्वारा संख्या में वृद्धि कर रहा है, या फिर समीपस्थ कोशिका से केंद्रकों का क्या होता है यहाँ पे स्थानांतरण। ठीक है, तो नेक्स्ट में अगर अपन बात करें तो डेवलपमेंट के दौरान, अब हम बीच के चित्र हटा रहे हैं, केवल डायरेक्ट चित्र पे आ रहे हैं। तो डेवलपमेंट के दौरान ये जो बेलनाकार संरचना है ये धीरे धीरे क्या होती है, कर्व होने लगती है। धीरे धीरे क्या होने लगती है, कर्व। तो ये एक्चुअली में कर्व जो है ये कीमोटैक्टिकली रसायनुचलन द्वारा ये उधर की तरफ ज्यादा झुकती है जिधर की तरफ क्या है, आर्चिगोनिया या उगोनियम का डेवलपमेंट हो रहा होता है। ठीक है, तो इन मैच्योरिटी पीरियड, और इसी दौरान यहाँ पे क्या होने लगता है, वही पट्ट निर्माण, जिसके कारण पट्ट निर्माण से क्या होता है कि यहां पे इसका संपर्क शेष थैलस से क्या हो जाता है, ब्रेक। शेष थैलस से क्या हो जाता है, ब्रेक। क्लियर। और जो केंद्रक थे सभी केंद्रक वो अब स्पष्ट संरचना में हो जाते हैं, और प्रत्येक केंद्रक के चारों तरफ क्या हो जाता है, जीवद्रव्य एकत्र हो जाता है, और ये जीवद्रव्य जो है वो धीरे धीरे छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूट जाता है। क्लियर। अब ये जो फ्रेगमेंट्स में टूटा है तो इनके टूटने के कारण क्या होगा, इसी में समझा देते हैं नेक्स्ट डायग्राम की जगह। ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूट रहा है, और प्रत्येक फ्रेगमेंट जो है उसके अंदर कुछ जीवद्रव्य, कुछ क्रोमेटोफोर्स, रिजर्व फूड मटेरियल एंड एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस जो है वो क्या हो जाता है, इसके अंदर आ जाता है। ड्यूरिंग डेवलपमेंट प्रत्येक जो जीवद्रव्य है वो एक घनाकार भित्ति युक्त संरचना बना लेता है। घनाकार भित्ति युक्त संरचना बना लेता है। तो ये अंदर की तरफ अगर अपन इसकी संरचना की बात करें, एक छोटा सा टेम्परेरी डायग्राम और बनाए तो धीरे धीरे इसका कर्व बढ़ता जा रहा है, और ये अंदर की तरफ एक घनाकार संरचना इसके अंदर बन चुकी है, प्रत्येक में केंद्रक है। और आफ्टर मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस मतलब रूपांतरण, मतलब यहाँ पे रूपांतरण किसका हो रहा है, काया का, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कायांतरण, मेटामॉर्फोसिस।
ठीक है। ये मेटामॉर्फोसिस इंसेक्टा वर्ग के अंदर भी प्रत्यक्ष रूप से आपको देखने को मिलता है। तो ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस ये प्रत्येक खंड जो है वो एक स्पोर मदर सेल के रूप में बन जाता है या कार्य करने लगता है।